आज की बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी असहज करने वाली लाइन से करते हैं, जो हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई है। तुम्हें लगता है तुम डिसाइड कर रहे हो, पर असल में तुम्हें चलाया जा रहा है। जरा सोचिए, आज सुबह से लेकर अब तक जितने भी फैसले लिए गए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर कुछ स्क्रॉल करना हो, कोई गाना सुनना हो या कुछ खरीदने का सोचना हो, क्या वो वाकई में हमारे अपने फैसले थे? ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि ये सीधा हमारी आज़ादी के एहसास पर एक तरह से हमला करता है। हाँ। हम सब तो यही मानकर चलते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। लेकिन आज हम जिस मटेरियल पर बात कर रहे हैं वो इसी धारणा पर सवाल उठाता है। अच्छा। वो कहता है कि हम ड्राइवर नहीं है, बल्कि बस एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो ऑटो पायलट पर चल रही है और उसका रास्ता किसी और ने तय किया है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी शॉपिंग ऐप पर 100 तरह की टी शर्ट्स में से अपनी पसंदीदा टी शर्ट चुन रहे होते हैं, तो हम असल में आजाद नहीं हैं। बिल्कुल, हम बस उस अलमारी में से चुन रहे हैं जो किसी और ने हमारे लिए पहले ही भर दी है। और यही है पसंद का भ्रम, मतलब इल्यूजन ऑफ चॉइस। हमें लगता है कि हमारे पास अंतहीन विकल्प है, लेकिन असल में हमें केवल वही विकल्प दिखाए जाते हैं जो एल्गोरिदम चाहता है कि हम देखें। मेन्यू बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, पर उसे डिजाइन करने वाला कोई और है। एग्जैक्टली। और इस बात को समझाने के लिए हमारे सोर्सेज में अयान नाम के काल्पनिक किरदार की कहानी भी है। अयान, जो हम सब जैसा एक आम इंसान है, अपनी जिंदगी जी रहा है, नौकरी करता है, दोस्त हैं, सपने हैं, और उसे पूरा यकीन है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है। हाँ, और कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प है। एक सुबह अयान अलार्म बंद करके आधा सोई हुई हालत में अपना फोन उठाता है और इंस्टाग्राम खोलने लगता है। पहली ही रील में एक फिट सा दिखने वाला इन्फ्लुएंसर कहता है, सफल लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। अयान के दिमाग में एक कांटा सा चुभता है। फिर अगली पोस्ट, जिम न जाने वाले लूजर होते हैं। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सही बात है। यहाँ सवाल जिम जाने या जल्दी उठने के सही या गलत होने का नहीं है, बल्कि ये है कि ये विचार अयान के दिमाग में डाले कैसे गए, वो भी सुबह के पहले 10 मिनट में। और यहीं से हमारी आज की बातचीत की परतें खुलना शुरू होती हैं। तो ये समझ आया कि हमारी पसंद को कैसे शेप किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम घंटों तक इन प्लेटफॉर्म्स पर रहते ही क्यों हैं? क्या चीज़ हमें वापस खींच कर ले आती है, तब भी जब हम जानते हैं कि हमें अपना काम करना चाहिए? और इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपा है। यहीं से डोपामीन का जाल शुरू होता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नया नोटिफिकेशन, ये हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये खुशी और इनाम का एहसास देता है, और दिमाग जिसे इनाम पसंद है वो कहता है और मुझे और चाहिए। तो अगली बार जब मैं रात के 1 बजे बिल्ली के वीडियोस देखते हुए खुद को पाऊं, तो मैं इल्जाम अपने दिमाग के इस मोटिवेशन मॉलिक्यूल पे डाल सकता हूं। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी न्यूरोलॉजिकल लूप का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वो जानते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन दिमाग को वो छोटी सी हिट देगा जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। अच्छा। और इसका नतीजा ये होता है कि बस 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन मजाक से हटकर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गहरे हैं। किस तरह के साइड इफेक्ट्स? सबसे पहला तो है ध्यान लगाने की क्षमता का कम होना। जब दिमाग को हर कुछ सेकंड में नई जानकारी, नई तस्वीर, नई वीडियो देखने की आदत पड़ जाती है, तो किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान लगाना, जैसे किताब पढ़ना या कोई जरूरी काम करना, वो बहुत मुश्किल और बोरिंग लगने लगता है। हाँ, असल जिंदगी धीमी लगने लगती है, क्योंकि उसमें फोन की स्क्रीन जितनी तेजी और वो उत्तेजना नहीं होती। बिल्कुल। और अयान की कहानी में भी यही होता है। उसे लगता था कि उसे एक खास तरह की जिंदगी चाहिए, एक अच्छी नौकरी, शानदार घर, विदेश यात्राएं। लेकिन कहानी के मुताबिक वो जिंदगी असल में उसके फोन ने उसके लिए डिजाइन की थी। जो कुछ भी वो देख रहा था वो उसे एक खास तरह की जीवन शैली की तरफ धकेल रहा था, और उसे लग रहा था कि ये उसके अपने सपने हैं। और इसी जाल का एक और खतरनाक पहलू है, वो है तुलना। हाँ, तुलना। आप लगातार दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, उनकी शानदार छुट्टियां, उनकी नई गाड़ियां, उनकी सफलताएं, और दिमाग का एक हिस्सा ये भूल जाता है कि ये सिर्फ एक क्यूरेटेड वर्जन है, पूरी सच्चाई नहीं। और अयान भी यही महसूस करने लगता है, सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूं। जबकि सच ये था कि एल्गोरिदम उसे वही दिखा रहा था जो उसे एंगेज रखेगा। भले ही वो एंगेजमेंट जलन या चिंता से ही क्यों ना आए। तो वो हमें हुक कर लेते हैं, हमें स्क्रॉल करवाते रहते हैं।
लेकिन अगला कदम क्या है? एक बार जब हम इस जाल में होते हैं तो वे हमें असल में कुछ करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं, जैसे कुछ खरीदना जो शायद हमें चाहिए भी नहीं। यहीं पर खेल अगले स्तर पर पहुंचता है, डर और अर्जेंसी का इस्तेमाल। हमारे सोर्सेज में इसके बहुत सटीक उदाहरण दिए गए हैं। आपने भी देखा होगा, विज्ञापनों में लिखा होता है ऑफर एंड्स टुनाइट, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हैं। ये तो वही बात हुई कि जैसे ही कोई कहता है आखिरी पीस बचा है, हमारी खरीदने की इच्छा 10 गुना बढ़ जाती है, भले ही हमें उसकी जरूरत ना हो। इसके पीछे कोई मनोविज्ञान तो हो गई। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली ट्रिगर है। इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल या कमी का सिद्धांत कहते हैं। जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित है या खत्म होने वाली है, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा मूल्यवान समझने लगता है। ओके। और जब इसके साथ डर जोड़ दिया जाए, पीछे रह जाने का डर, तो ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। मनोविज्ञान का एक सीधा नियम है, डर तर्क से ज्यादा तेजी से बिकता है। एक मिनट, पर क्या लोग इतने भी ना समझें? क्या हमें पता नहीं चलता कि कोई हमें डराकर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है? यही तो बात है। जब डर की भावना हावी होती है तो हमारी तार्किक सोचने की क्षमता वो कम हो जाती है। हमारा भावनात्मक दिमाग कंट्रोल ले लेता है। अयान के साथ भी यही हुआ। कहानी बताती है कि उसने कई ऑनलाइन कोर्स और प्रोडक्ट्स खरीदे, अच्छा, ये सोचकर कि वो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा है। विज्ञापनों ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि अगर उसने ये कोर्स नहीं लिया तो वो अपने करियर में हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। तो असल में वो क्या खरीद रहा था? कोई स्किल या प्रोडक्ट? इस मटेरियल में एक विचार जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा वो था कि अयान असल में समाधान नहीं खरीद रहा था, वो पीछे रह जाने का डर खरीद रहा था, औसत रह जाने का डर खरीद रहा था और अकेला रह जाने का डर खरीद रहा था। ये बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं और जब कोई बिजनेस मॉडल इन भावनाओं का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत प्रभावी हो जाता है। ये सब तो काफी डरावना है। हमारी पसंद को बदलना, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री का फायदा उठाना, हमारे डर को बेचना। लेकिन कहानी बताती है कि इसका एक और लेवल है जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, और उसे सोर्सेज में पहचान का अपहरण या आइडेंटिटी हाईजैक कहा गया है। ये वो स्टेज है जब बात सिर्फ हमारे फैसलों की नहीं रहती, बल्कि इस बात की हो जाती है कि हम खुद को क्या समझते हैं। जब हमारी पहचान ही हमसे चुरा ली जाती है। मतलब हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वो भी हमारा अपना नहीं है। हम कहने लगते हैं मैं तो ऐसा ही हूं या मुझे यही पसंद है, बिना ये सवाल पूछे कि ये पसंद आई कहां से। बिल्कुल, ये एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये तब होता है जब बाहर से थोपी गई आदतें और पसंद हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कोई खास ब्रांड के कपड़े पहनना, एक खास तरह का संगीत सुनना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके सोशल सर्कल या ऑनलाइन फीड में वही चीज छाई हुई है। और धीरे धीरे इंसान अपनी असल पसंद और इन अपनाई हुई पसंद के बीच फर्क करना भूल जाता है। सही कहा। और अयान की कहानी में एक बहुत मार्मिक लाइन है, जो चीजें उसे पहले खुशी देती थीं, अब वो भी बोरिंग लगने लगी थीं। हाँ, ये बहुत गहरा अवलोकन है। शायद उसे पहले किताबें पढ़ना या दोस्तों से बस यूं ही बैठकर गप्पे मारना अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे उन चीजों में मजा नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका दिमाग लगातार मिलने वाली तेज उत्तेजना, मतलब कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन का आदी हो चुका था। जब दिमाग को हर पल कुछ नया, चटपटा और रोमांचक देखने की आदत पड़ जाती है, तो शांत और धीमी गतिविधियों से मिलने वाली खुशी कम हो जाती है। सही है। एक किताब पढ़ने में घंटों का धैर्य और ध्यान चाहिए, जबकि एक रील 15 सेकंड में डोपामीन का शॉट दे देती है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। उसकी खुशी की बेसलाइन ही बदल गई थी। और इस सब का अंत होता है एक अजीब से खालीपन से। सोर्स मटेरियल में एक बहुत शक्तिशाली दृश्य है। रात के 2 बजे हैं, फोन बंद है, कमरा शांत है और अयान बिस्तर पर लेटा सोच रहा है, मैं बिना कुछ किए इतना थकाव क्यों महसूस कर रहा हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। और इसका जवाब हमारे सोर्सेज में ही छिपा है। जवाब ये है कि पूरे दिन उसका ध्यान चोरी हुआ, उसकी ऊर्जा खत्म हुई और उसके फैसलों को हाईजैक किया गया। ये मानसिक थकावट है, शारीरिक नहीं। लगातार फैसले लेना, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, जैसे किस वीडियो पर क्लिक करें, किस पोस्ट को लाइक करें, किसे इग्नोर करें, दिमाग की ऊर्जा खर्च करता है। यानी हमारा दिमाग एक फोन की बैटरी की तरह है। हर छोटा फैसला, लाइक करूं, शेयर करूं, स्क्रॉल करूं, थोड़ी सी बैटरी खर्च करता है और दिन के अंत तक बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है।
भले ही हमने बिस्तर से पैर भी ना हिलाया हो। क्या खूबसूरत एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। इसे डिसीजन फैटिग या निर्णय की थकान कहते हैं। अच्छा। और जब ये फैसले भी बाहरी ताकतों द्वारा प्रभावित हो तो इंसान खुद को ठगा हुआ और खाली महसूस करता है, और जैसा कि आपने कहा, उसे इसका पता तक नहीं चलता। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वही होती है जिसका शिकार होने का एहसास ही ना हो। सोर्स की ये लाइन शायद इस पूरी स्थिति का सार है, क्योंकि अगर किसी को पता हो कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है तो वो शायद विरोध करेगा, लेकिन जब उसे लगे कि सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हो रहा है तो वो विरोध क्यों करेगा? बिल्कुल, यही इस सिस्टम की खूबसूरती और खौफ दोनों है। ये इतना सहज है, इतना हमारी जिंदगी में घुला मिला है कि हम इसे पहचान ही नहीं पाते हैं। ये पानी में रहने वाली मछली की तरह है, जिसे पानी का एहसास ही नहीं होता क्योंकि वो हमेशा से उसी में रही है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, स्मार्टफोन फेंक देने चाहिए और डिजिटल दुनिया से संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोर्स का ये मतलब है, और ना ही ये प्रैक्टिकल है। बल्कि सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है, बल्कि ये सिस्टम बहुत मजबूत है। ये बात ये अपराध बोध को कम करती है। समस्या आप में नहीं, उस डिजाइन में है जिसके साथ आप हर रोज इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब इस सिस्टम की जानकारी मिल गई है, जब इसके काम करने का तरीका पता चल गया है, तो एक शक्ति वापस मिलती है। और वो शक्ति है जागरूकता की। अगली बार जब रात को फोन उठाते हुए मन में आए कि बस 5 मिनट और, तो शायद एक छोटा सा सवाल खुद से पूछा जा सकता है। बिल्कुल, वो सवाल ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। ये फैसला मेरा अपना है या मुझे चलाया जा रहा है? सिर्फ ये एक सवाल पूछने से उस ऑटो पायलट मोड पर ब्रेक लग सकता है जिस पर हम अक्सर चल रहे होते हैं। ये उस पल में एक पॉज बटन दबाने जैसा है जो आपको सोचने का मौका देता है। सही कहा। यहाँ मकसद किसी को डराना या टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं है, बल्कि अपनी डिजिटल आदतों के प्रति सचेत होना है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो सीधे हमारे सोर्स से आता है और इस पूरी चर्चा को एक नई दिशा देता है। ये सिर्फ समस्या के बारे में नहीं है, बल्कि समाधान की तरफ एक इशारा भी है। वो विचार ये है कि सबसे बड़ी आजादी ये नहीं होती कि कोई जो चाहे वो कर सके। सबसे बड़ी आजादी ये होती है कि उसे ये पता हो कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अपने क्यों को जानना। हाँ, जब अयान ने जिम ज्वाइन किया तो उसका क्यों क्या था? क्या वो सच में स्वस्थ रहना चाहता था, या वो लूजर कहलाने के डर से ऐसा कर रहा था?